जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 से 6 नई जानकारियां लेकर आया हूं। कुछ नए लेटर भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, जवानों और जेसीओ और अधिकारियों से संबंधित पेंशन पर सिफारिशें भेज दी गई हैं 8वें वेतन आयोग को। जी हां दोस्तों, और ये सिफारिशें भेजी हैं 8 मई 2026 को। जवानों, जेसीओ और अधिकारियों से संबंधित पेंशन को बढ़ाने के लिए, फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए, मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाने के लिए कुछ डिमांड्स दी गई हैं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है खुशखबरी 8 सीपीसी की सिफारिशें सौंपी, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे पर फैसला। जी हां दोस्तों, कुछ डिमांड्स रखी गई हैं वेतन आयोग के सामने, जेसीओ, जवान और अधिकारियों से संबंधित। क्या है पूरी जानकारी, आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, संसद में सरकार ने जो जवाब दिया है 8वें वेतन आयोग के बारे में, इन जवाबों से सरकार की मंशा क्या दर्शाती है। जी हां दोस्तों, संसद में 8वें वेतन आयोग के संबंध में जो सरकार ने कहा है, अब इसका मतलब क्या है, सरकार की मंशा क्या दर्शाती है 8 सीपीसी पर, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों इसी पर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने, जो कर्मचारी यूनियन लीडर हैं, उन्होंने एक मैसेज जारी करा है आप सभी के लिए। जो सरकार ने जवाब दिया है पे कमीशन पर, 8 पे कमीशन पर, उसी से संबंधित डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने एक मैसेज शेयर करा है आप सभी के लिए। क्या है वो पूरा मैसेज, आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, आ गया नया लेटर सीडीआरए का 22 जुलाई का। जी हां दोस्तों, सीडीआरए मतलब सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा एक नया लेटर जारी करा है, और ये लेटर संबंधित है सिविल डिफेंस से। जी हां दोस्तों, जो डिफेंस सिविलियंस हैं उनसे संबंधित ये लेटर है। यानी पेंशन में एक विसंगति है, उसको दूर करा गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो पहले आदेश था उसको लागू करवाने की मांग करी है, ताकि पेंशन में कोई विसंगति ना हो। ग्रेड पे को बढ़ाया जाएगा और फायदा दिया जाएगा, इससे संबंधित लेटर है। पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा लेटर दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, स्पर्श पेंशनर्स के लिए जरूरी सूचना रिकॉर्ड ऑफिस से संबंधित। जी हां दोस्तों, जो पूर्व सैनिक हैं, जवान हैं, उनसे संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करी गई है। क्या है पूरी जानकारी, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, बड़ी अपडेट, डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स से जुड़ी राहत दिव्यांग, पूर्व सैनिकों और सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए। जी हां दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है, डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स से आपको छूट मिलेगी। इस पर एक लेटर है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और लेटर मैं आपको समझाऊंगा 8 पे कमीशन का। 8 पे कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी ने एक नया लेटर जारी करा है मीटिंग से संबंधित। क्या है पूरा लेटर, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। सारी जानकारियां समझाने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स जुड़ तो गए हैं, वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं, 30%, और कितनों ने किया है, 69%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको नई जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां, एडवांस जानकारियां, पेंशन की जानकारियां, 8 सीपीसी की जानकारियां आपको तुरंत मिल पाती है। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब कुछ आपके लिए फ्री में है। चलते हैं दोस्तों, आप जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा, 8 पे कमीशन के द्वारा एक नया लेटर जारी करा है, और दोस्तों ये लेटर है 28 जुलाई 2026 का। 8 सीपीसी के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दोस्तों ये लेटर जारी करा है। जैसा आपको पता है, पे कमीशन अलग अलग राज्यों में, सिटी में मीटिंग कर रहा है। अब दोस्तों एक और मीटिंग करेगा पे कमीशन, कहां पर, चंडीगढ़ में। कब, 16, 17 और 18 सितंबर को। जी हां दोस्तों, 16, 17 और 18 सितंबर को पे कमीशन चंडीगढ़ आ रहा है। अब दोस्तों वहां पर जो स्टेट हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तो दोस्तों अगर वहां पर जो यूनियन से संगठन है, अगर वो मीटिंग करना चाहते हैं 8 सीपीसी के साथ, वेतन आयोग के साथ, तो दोस्तों आप इस लिंक पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और याद रहे कि आपका ज्ञापन सबसे पहले जमा होना चाहिए वेतन आयोग के पास। अगर आपका ज्ञापन जमा है,
अगर उसकी मेमो आईडी जनरेट हुई है, तभी आप वेतन आयोग के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों चंडीगढ़ में 16, 17, 18 सितंबर को वेतन आयोग आ रहा है। तो दोस्तों अगर हिमाचल प्रदेश में आप रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, तो दोस्तों वहां की जो यूनियंस हैं, संगठन है, वो भी मीटिंग में जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो अपॉइंटमेंट बुक करना है वो करना है 25 अगस्त 2026 तक या फिर उससे पहले। इस लिंक पे जाके, जो ये लिंक दिया है, इस पे जाके आपको एक फॉर्म सबमिट करना है, तभी आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा और आप फिर वेतन आयोग के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया 25 अगस्त 2026 से पहले या फिर 25 अगस्त तक, इससे पहले पहले आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों और जानकारियां लेते हैं। अब दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, जवानों और जेसीओ और अधिकारियों से संबंधित पेंशन पर सिफारिशें 8वें वेतन आयोग को सौंप दी हैं 8 मई 2026 को। जी हां दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे पर और फिटनेस फैक्टर पे, पेंशन पे कुछ सिफारिशें दी गई हैं वेतन आयोग को। अब दोस्तों क्या कहा गया है, कौन सी सिफारिशें भेजी हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, फिटनेस फैक्टर डिसाइड आर पेंशन इन 8 सीपीसी। जवानों जेसीओ अधिकारियों ने कहा है कि फिटनेस फैक्टर ही है जिससे हमारी पेंशन ज्यादा बढ़ सकती है। अब 7 सीपीसी में क्या मिला, यूनिफॉर्म फिटनेस फैक्टर 2.57 फॉर ऑल पे लेवल फॉर एम्प्लॉय। जी हां दोस्तों, पेंशन में सभी को फिटनेस फैक्टर दिया गया 2.57 7 सीपीसी में। अब 8 सीपीसी में क्या डिमांड रखी है, क्या सिफारिश दी है 8 सीपीसी के लिए, पे लेवल 1 to 5 एम्प्लॉय गेट मर्ज इंक्रीज इन देयर पे मैट्रिक्स, रिकमेंडेड द फिटनेस फैक्टर बी वेरिंग। जी हां दोस्तों, सबसे पहले लेवल 1 से लेके 5 तक मर्ज कर दिया जाए 8 सीपीसी में फायदा देने के लिए, जिसमें सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं। अब दोस्तों यहां पर फिटनेस फैक्टर बढ़ाने की मांग करी है। अब दोस्तों सबसे पहले ओआरस के लिए, जो हमारे जवान हैं, उनके लिए फिटनेस फैक्टर मांगा है 2.81 का, सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार तक 2.81 मांगा है। फिर दोस्तों जेसीओ के लिए, जिसमें नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर है, उनके लिए मांगा है 2.79 का। फिर जो अधिकारी हैं उनके लिए मांगा है 2.75 का। अब दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा मांग लिया फिटनेस फैक्टर जवानों के लिए, सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार तक। बिल्कुल सही। जी हां दोस्तों, पहले ऐसा नहीं हुआ था। अब सबसे ज्यादा मांगा है 8 सीपीसी के लिए फिटनेस फैक्टर, ओआरस के लिए 2.81, फिर जेसीओ के लिए 2.79, फिर अधिकारियों को सबसे कम 2.75। तो दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं पेंशन के गैप को कम करने की कोशिश करी गई है। जैसे कि 7 सीपीसी में बहुत बड़ा गैप था अधिकारियों का और जवानों जेसीओ का, तो उस गैप को कम करने के लिए यहां पे सबसे ज्यादा फिटनेस फैक्टर मांगा है जवानों जेसीओ के लिए। कितना, 2.81 और 2.79। मेरी तरफ से लगता है कि ये बिल्कुल सही डिमांड है। जवानों जेसीओ का ज्यादा फिटनेस फैक्टर होना चाहिए ताकि पेंशन के गैप को कम किया जाए। फिर दोस्तों एक और डिमांड करी है मिलिट्री सर्विस पे पर। अधिकारियों को 7 सीपीसी में भी दी गई मिलिट्री सर्विस पे 15,500, एमएनएस को दी जा रही है 10,800, जेसीओ ओआर को मिल रही है सिर्फ 5,200। अब डिमांड रखी है 8 सीपीसी में कितनी हो, गैप इन मिलिट्री सर्विस से बिटवीन ऑफिसर्स एंड द जेसीओ ओआर इज वेरी हाई। जी हां दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे में बहुत बड़ा गैप है, जिससे पेंशन में भी बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि अधिकारियों को 15,500, एमएनएस को 10,800 और ओआर जेसीओ को 5,200, तो गैप बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों इस गैप को कम करने के लिए यहां पे मिलिट्री सर्विस पे को ज्यादा रखने की मांग करी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ऑफिसर्स के लिए 15,500 मल्टीप्लाई 2.75 का फिटनेस फैक्टर, यानी 42,625 अधिकारियों के लिए मांगी है। फिर दोस्तों एमएनएस ऑफिसर्स के लिए, यानी 65% ऑफिसर्स की, जी हां दोस्तों 65% ऑफिसर्स की 25,575। फिर जेसीओ के लिए मांगी है 21,315, ओआर के लिए 17,100, यानी दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे फिर से यहां पे अधिकारियों के लिए ज्यादा मांगी है। उसके बाद एमएनएस को दी जाए, फिर जेसीओ को और ओआर को। ओआर के लिए सबसे कम रखी है 17,100, जेसीओ के लिए रखी है 21,315। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मिलिट्री सर्विस पे का जो रेट है वो यहां पर सही नहीं है। फिटनेस फैक्टर का रेट यहां पे ठीक है, लेकिन जो मिलिट्री सर्विस पे है उसका रेट यहां पे सही नहीं रखा गया है, कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आप भी जरा बताइएगा कि मिलिट्री सर्विस पे की जो यहां पे रेट्स रखे हैं क्या वो सही हैं आपके नजर में, कमेंट में जरूर आप बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ।
संसद में सरकार ने जो जवाब दिया है 8वें वेतन आयोग के बारे में, इन जवाबों से सरकार की मंशा क्या दर्शाती है? जी हां दोस्तों, जो जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से संसद में 8 पे कमीशन के बारे में, अब सरकार की मंशा क्या है? अब दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। फिटमेंट फैक्टर और मांगों पर अभी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती सरकार। जी हां दोस्तों, सरकार फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताकर या फिर जो डिमांड्स भेजी गई है संगठनों के द्वारा उस पर बात नहीं करना चाहती सरकार, क्योंकि अभी वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है। सरकार यहां पर कुछ नहीं करेगी, सबसे पहले वेतन आयोग ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा सरकार को, फिर सरकार कुछ करेगी। अब इसी के बारे में यहां पे बताया। कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर की गणना के लिए परिवार की इकाइयों को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग करी है, जिसमें माता पिता को भी शामिल करने की मांग करी है। इस मांग पर सरकार ने सीधे तौर पर कोई हां या फिर ना नहीं कहा है। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं है जो डिमांड्स दी गई हैं कर्मचारी संगठनों के द्वारा। ना ही सरकार ने हां बोला है और ना ही सरकार ने ना बोला है, ना ही एक्सेप्ट किया है और ना ही रिजेक्ट किया है सीधे तौर पे। सरकार की मंशा यह है कि इन सभी मांगों, गणनाओं और प्रतिक्रियाओं पर पहले वेतन आयोग खुद विचार विमर्श करेगा और जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा उसके बाद ही सरकार इस पर कोई अंतिम फैसला या फिर घोषणा करेगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले वेतन आयोग ही इन सब चीज पे काम करेगा। जब वो सिफारिशें बना लेगा, रिपोर्ट बना लेगा, फिर सरकार को वो सौंपेगा, फिर सरकार देखेगी कि क्या चीजें उसमें एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। सबसे बाद का काम सरकार का है, क्या वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है या फिर कुछ एडिट करती है या फिर रिजेक्ट करती है। तो सबसे पहले वेतन आयोग ही अपनी सिफारिशें देगा। तो सबसे पहला काम है कि वेतन आयोग करेगा। फिर क्या लिखा है, संक्षेप में कहें तो सरकार की मंशा रुको और देखो की है। वे आयोग के काम में कोई दखल नहीं देना चाहते। वे चाहते हैं कि आयोग स्वतंत्रता से काम करते हुए निर्धारित 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपे, जिसके बाद ही सरकार वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर कोई अंतिम मोहर लगाएगी। जी हां दोस्तों, यानी कि सरकार वेतन आयोग के काम पर कोई दखल नहीं देगा। वेतन आयोग स्वतंत्र तरीके से अपना काम करेगा। जब सब कुछ बन जाएगा, रिपोर्ट बन जाएगी, उसके बाद वो रिपोर्ट वेतन आयोग सरकार को सौंप देगा, फिर सरकार उसको देखेगी। तो दोस्तों बस ये है पूरी कहानी। फिर दोस्तों क्या लिखा है आगे, फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट वृद्धि पर कोई पुष्टि नहीं सरकार की अपनी तरफ से। जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर पे, फैमिली यूनिट पे सरकार की तरफ से कोई सा भी बयान अभी तक नहीं दिया गया है। अभी सिर्फ संगठनों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है वेतन आयोग को और बस वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें बनानी है। अब वेतन आयोग को यह देखना है कि वो संगठनों की रिपोर्ट को किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, क्या चीजें उसमें से लेता है और क्या चीजें नहीं लेता। तो अभी सिफारिशें बनेंगी, अभी बनी नहीं है। अब दोस्तों इसी पर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने भी एक मैसेज शेयर करा है आप सभी के लिए। अब दोस्तों देखें यहां पे क्या लिखा है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने। सरकार ने फिर एक बार यही स्पष्ट किया है कि नवंबर 2025 में 8 सीपीसी के गठन के आधार पर कमीशन अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर देगा। जी हां दोस्तों, सरकार ने भी संसद में यही बताया है कि सरकार ने 18 महीने का समय दिया है वेतन आयोग को। तो 18 महीने में यह काम कंप्लीट कर लेना है वेतन आयोग को। इस हिसाब से अप्रैल 2027 से पहले रिपोर्ट सबमिट की जानी है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों अप्रैल 2027 के आसपास ही वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है सरकार को। फिर क्या लिखा है, 8वें पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है, जबकि कमीशन का गठन ही देरी से हुआ है। ऐसे में रिपोर्ट थोड़ा जल्दी सबमिट करने पर अप्रैल 2027 तक कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, ये अप्रैल 2027 की बात कर रहे हैं कि अगर वेतन आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट पहले ही सरकार को सौंप दी तो फिर शायद सरकार कुछ जल्दी एक्शन ले। यानी अप्रैल 2027 के आसपास इन्होंने कहा है कि जो कमीशन है वो कमीशन की सिफारिशें लागू हो सकती है सरकार के द्वारा। आते हमारी पे कमीशन की चेयरपर्सन माननीय रंजना प्रकाश देसाई जी से इस संबंध में गुजारिश है कि देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में रिपोर्ट को जल्द से जल्द सबमिट कर एक नजीर स्थापित करें, एक नजरिया स्थापित करें। इन्होंने गुजारिश करी है वेतन आयोग की चेयरपर्सन से कि जल्द से जल्द आप रिपोर्ट बनाइए, सिफारिशें बनाइए और सरकार को सौंपिए। तो दोस्तों एक छोटा सा मैसेज जारी करा है आप सभी के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा। अब दोस्तों एक नया लेटर आया है CDRA का
22 जुलाई 2026 का, जैसे कि दोस्तों आप यहां पे साइड में देख रहे हैं। ये लेटर संबंधित है सिविल डिफेंस एम्प्लॉय डिफेंस सिविलियन रिलेटेड एसोसिएशन ने कैबिनेट सचिव से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तुरंत लागू करने की मांग करी है। NFU नॉन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 5400 पर बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशन में विसंगति थी डिफेंस सिविलियंस एम्प्लॉय की, पेंशनर्स की, तो दोस्तों उनकी पेंशन में विसंगति को दूर करने के संबंध में ये लेटर जारी करा है। अब क्या है पूरा लेटर, किससे फायदा मिलेगा, ये मैं आपको समझा दूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, CDRA सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा NFU 5400 का मामला मुख्य रूप से रक्षा विभाग के सिविलियन कर्मचारी जैसे कि रक्षा लेखा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आदि को 4800 ग्रेड पे लेवल 8 में 4 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद 5400 ग्रेड पे का नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन दिलाने से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों पहले इनका ग्रेड पे चल रहा था 4800, पे लेवल 8, तो पे लेवल 8 से निकलकर पे लेवल 9 का फायदा दिया जाए, यानी ग्रेड पे 5400 का फायदा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन दिया जाए। फिर क्या लिखा है, CDRA ने कैबिनेट सचिव और व्यय विभाग को पत्र लिखकर मांग की है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को देश भर के सभी पात्र रक्षा कर्मचारियों के लिए तुरंत और समान रूप से लागू किया जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है उसको लागू किया जाए रक्षा कर्मियों के लिए। फिर क्या लिखा है, वर्तमान में सरकार केवल उन्हीं कर्मचारियों को यह लाभ दे रही है जो कोर्ट केस जीत कर आ रहे हैं। CDRA की मांग है कि बार बार होने वाली मुकदमेबाजी को रोकने के लिए सभी पात्र कर्मचारियों के लिए एक कॉमन ऑर्डर निकाला जाए और यह फायदा दिया जाए। इसके साथ ही विभिन्न सिविलियन रक्षा पदों जैसे कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए समान वेतन और वेतन विसंगतियों को दूर करने की अपील करी गई है। जिन सीनियर कर्मचारियों ने वित्तीय अपग्रेडेशन के जरिए 4800 ग्रेड पे प्राप्त किया है वे आज भी 5400 के लाभ से वंचित हैं, यानी कि 4800 ग्रेड पे का फायदा दिया जा रहा था छठे वेतन आयोग के अनुसार, और बल्कि दिया जाना था 5400 ग्रेड पे के हिसाब से, 5400 ग्रेड पे के हिसाब से, जो कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको लागू करने की यहाँ पे मांग रखी है CDRA ने। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर 5400 का डायरेक्ट फायदा मिलेगा डिफेंस के सिविलियंस को। जी हाँ दोस्तों, जो डिफेंस सिविलियंस हैं कर्मचारियां, उनको यहाँ पे फायदा देने की बात लिखी है। तो दोस्तों जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तुरंत लागू करवाने की मांग करी है। 5400 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समान रूप से क्रियान्वयन किया जाए, लागू करा जाए। ऑफिस सुपरिटेंडेंट को समान वेतन दिया जाए। सभी पात्र कर्मचारियों को जल्द लाभ देने की अपील करी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर डिमांड सही तरीके से रखा जाए, समझाया जाए सरकार को, तो दोस्तों फिर सरकार को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो इस फैसले को सरकार को मानना है, तब दोस्तों इसका फायदा मिलेगा 5400 ग्रेड पे का, यानी लेवल 9 का। तो दोस्तों एक तो ये नई जानकारी थी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श पेंशनर्स के लिए जरूरी सूचना रिकॉर्ड ऑफिस से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए अगर आप पूर्व सैनिक के जवान हैं। रिकॉर्ड ऑफिस की सारी मेल और फोन नंबर एक चार्ट में दिए गए हैं। ये चार्ट आप मेरे से ले सकते हैं। काफी पूर्व सैनिक जवान कहते हैं कि हमें फलाना रिकॉर्ड का नंबर चाहिए, हमें उनकी मेल आईडी चाहिए, हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों आप इस चार्ट को ले लीजिए। यहाँ पे तमाम रिकॉर्ड ऑफिस है, उनके फोन नंबर मौजूद हैं, साथ ही साथ उनकी मेल आईडी मौजूद है। अब दोस्तों इसी पर एक मैसेज जारी करा गया है, साइड में देखिए। स्पर्श पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस का हेल्पलाइन नंबर या फिर ईमेल आईडी ढूंढने में परेशानी होती है? अब चिंता की कोई बात नहीं। इस पोस्ट में लगभग सभी प्रमुख आर्मी रिकॉर्ड ऑफिस के नंबर दिए गए हैं, जैसे कि ESM हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, ऑफिशियल ईमेल आईडी दी है, स्पर्श हेल्पलाइन डिटेल्स भी दी गई है। एक ही स्थान पर उपलब्ध है ताकि जरूरत पड़ने पर आप सीधे अपने संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करें। यह जानकारी आपके द्वारा साझा किए गए रिकॉर्ड डायरेक्टरी के आधार पर तैयार करी गई है। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके की डायरेक्टरी है रिकॉर्ड ऑफिस की, जिसमें आपको नंबर मिल जाएंगे और मेल आईडी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वाली इंफॉर्मेशन आप मेरे से ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। बड़ी अपडेट, डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स से जुड़ी राहत दिव्यांग, पूर्व सैनिकों और सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार के द्वारा
DESW डिपार्टमेंट के द्वारा 17 जुलाई 2026 को एक लेटर दिया है और ये लेटर दिया है लेफ्टिनेंट कर्नल BD सरमैया जी को, जिसका सब्जेक्ट है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन, यानी डिसेबिलिटी पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब दोस्तों इस लेटर का हिंदी में क्या मतलब है जरा आप ये समझ लीजिए। बड़ी अपडेट, डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स से जुड़ी राहत। रक्षा मंत्रालय का लेटर है, MOD का लेटर है 17 जुलाई 2026 का। क्या लिखा है इसमें? जब तक केंद्र सरकार अलग से अधिसूचना जारी नहीं करती तब तक दिव्यांग सैनिकों की पूरी डिसेबिलिटी पेंशन, जिसमें सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट, इनकम टैक्स से मुक्त रहेंगे। उसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा, सर्विस एलिमेंट पे और डिसेबिलिटी एलिमेंट पे, यानी टोटल मिला के। फिर क्या लिखा है? इसका अर्थ है कि फाइनेंस एक्ट 2026 में प्रस्तावित बदलाव तुरंत लागू नहीं हुए हैं, उनकी प्रभावी तिथि केंद्र सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित किए जाने के बाद ही लागू होगी। यह स्पष्टीकरण वर्तमान में दिव्यांग पूर्व सैनिकों और सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। तो दोस्तों आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है, सर्विस एलिमेंट मिला के और साथ ही साथ डिसेबिलिटी एलिमेंट मिला के, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब दोस्तों लास्ट में इसमें एक लाइन भी लिखी गई है इस लेटर में, और दोस्तों जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के, उनके द्वारा ये लेटर जारी करा है। अब लास्ट में क्या लिखा है? द एंटायर डिसेबिलिटी पेंशन डेट इज डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबल्ड ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो डिसेबल्ड ऑफिसर्स हैं या फिर जो हमारे पूर्व सैनिक हो गए, जवान हो गए, जिनको सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो दोस्तों उस टोटल पेंशन पे डिसेबिलिटी, सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो दोस्तों एक नया लेटर था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। ये लेटर भी आप मेरे से ले सकते हैं। अगर कोई टैक्स काटा जा रहा है तो फिर आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, नई जानकारियां थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई। इन जानकारियों से संबंधित कुछ और आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।